नामांकन है और नामांकन में एनडीए गठबंधन के जो विभिन्न दल के नेता हैं सब लोगों को कल वहाँ रहना है, तो उस दृष्टि से मुझको भी वहाँ रहना है। अभी आपके बीच से जब हम उठेंगे तो बनारस जाएंगे, तो समय कितना हो गया है आप सब लोग देख रहे हैं। दूसरी बात वीरेंद्र बाबू कह रहे थे 1 लाख वोट से, देखिए दुनिया की कोई ताकत नहीं वीरेंद्र बाबू की 2 लाख से कम वोट से यहाँ से चुनाव है। पक्का है, गारंटी है, लिख के रख लीजिए, किसी भी हाल में 2 लाख से कम नहीं होगा। हम ऊपर कहें तो ठीक है 2 लाख मान लिया, कभी मान लिया, आप भी अपने बचाव में सोच कर रखे थे, चलिए ठीक है। देखिए कुछ आरोप जो मेरे ऊपर लगाया जा रहा है, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना आप सब लोगों से कर रहा हूं, वोट कोई व्यक्ति किसी से जबरदस्ती नहीं ले सकता। आग्रह करता है, निवेदन करता है, प्रार्थना करता है। हम भी लोगों से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। वोट देना न देना तो आम जनता महान है, उनकी जो मर्जी, लेकिन कृपा करके मेरे बारे में या किसी के बारे में कोई कह दे कुछ, उसके आधार पर मूल्यांकन मत कीजिए। कहीं से सुन लीजिए, उसके आधार पर मूल्यांकन नहीं कीजिए। कहीं से कोई बात आए तो उसकी सच्चाई जानिए और तब मूल्यांकन कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कोई कह दे कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत चोर है, तो पहले पता लगाइए कि उपेंद्र कुशवाहा ने संपत्ति कहाँ कहाँ जमा की है। अगर आपको थोड़ा प्रमाण मिलता हो तो आप आरोप लगाइए, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है, लेकिन बिना जाने समझे कृपा करके आरोप कोई न लगाए। सब लोगों से हाथ जोड़ कर हाथ। अब मेरे बारे में कहा जा रहा है ईडब्ल्यूएस वाला जो 10% आरक्षण बिल आया पार्लियामेंट में, तो उपेंद्र कुशवाहा ने विरोध किया। भाई और मित्रों, इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। और बिल जो आया, पार्लियामेंट में बिल आया, हमने क्या किया नहीं किया, जो पार्लियामेंट है डॉक्यूमेंट है ना, कोई हमारे घर में थोड़े चर्चा हुई कि हम कुछ बनावटी बात बाहर कर रहे हैं और अंदर कुछ और कर लिए। वहां तो जितनी बात होती है इतिहास का दस्तावेज बनता है। कोई भी व्यक्ति वहां से पता कर सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने विरोध किया कि समर्थन किया। अगर कोई साबित कर दे कि उपेंद्र कुशवाहा ने पार्लियामेंट में उस बिल का विरोध किया, तो उपेंद्र कुशवाहा राजनीति से संन्यास लेते। हमने समर्थन किया है भैया, और फिर भी कहे जा रहे हैं कि विरोध किया। अब इस तरह की बात सुनकर परेशानी होती है, कष्ट होता है। बता रहे थे संतोष बाबू, लोग जानते हैं राजनीति में सामान्य तौर पे जिन कारणों से लोग रहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा उन कारणों से अगर राजनीति में रहता तो आज इस गर्मी में दिन रात सड़क पर घूमने की जरूरत उपेंद्र कुशवाहा को नहीं थी। अभी भी हम सदन में थे, लोग सदन में जाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। लगभग 4 साल बचा हुआ था। जिस सदन के मेंबर हैं संतोष जी और दिलीप बाबू, उसी सदन के हम मेंबर थे। क्यों रिजाइन किया हमने? और एक बार नहीं, जब 2019 में भारत सरकार में मंत्री थे, किसी ने हमको हटाया नहीं था। मंत्री भारत सरकार में रिजाइन करके कहाँ गए थे? हम सड़क पर आए थे। 14 में जब हम चुनाव लड़ने आए काराकाट में, उस समय भी देश का सबसे उच्च सदन राज्यसभा का मैं सदस्य था। उसको छोड़कर लगभग 3 साल समय बचा हुआ था, उसको छोड़कर हम सड़क पर आए थे। सदन में बिहार में पता कर लीजिएगा, 40 उम्मीदवार है बिहार एनडीए गठबंधन, और 40 बाकी का भी गठबंधन है, 40 उनके भी उम्मीदवार है, और निर्दलीय भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन तमाम उम्मीदवारों में उपेंद्र कुशवाहा आपका सिपाही पहला उम्मीदवार है जो चारों सदन का मेंबर रहा, चारों सदन का मेंबर रहा। तो सदन में हम फिर से जाए, इस बात की कोई व्यक्तिगत ललक मेरे मन में नहीं है। 14 में जब आए थे,
आप सब लोगों ने उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा का चेहरा भी ठीक से नहीं देखा, न आप उपेंद्र कुशवाहा को जानते थे न हम आपको जानते थे। उसके बावजूद आप सब लोगों ने जिताकर उपेंद्र कुशवाहा को भेज दिया दिल्ली। इतनी बड़ी कृपा काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोगों की मेरे ऊपर उस वक्त हुई। यह जो आपका ऋण है, इस ऋण को उपेंद्र कुशवाहा इस जीवन में नहीं चुका पाएगा, चाहे हम जितने भी हम इसके लिए आजीवन आभारी रहेंगे। लेकिन मन में बात जरूर है, एक बार उस ऋण को चुकाने का मौका दीजिए। बिहार वर्ग के लोगों का ऋण है, आपका ज्यादा। आज एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं को रहना है प्रधानमंत्री जी के नामांकन में, इसमें आपका भी बड़ा योगदान है। आपके चलते उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति है और बिहार भर के और लोगों के कारण। तो आपका ऋण ज्यादा है, लेकिन बिहार भर के लोगों का भी कुछ न कुछ ऋण मेरे ऊपर है। तो आपका ऋण और बिहार भर के लोगों का ऋण जो मेरे ऊपर है, उसको फिर से एक बार चुकाने का मौका मिले। मेरे मन में बिहार के बारे में ब्लूप्रिंट है, अपने क्षेत्र के बारे में ब्लूप्रिंट है। अभी राज्य की सरकार बैठे हुए हैं माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग में जितना कुछ भी सुधार के लिए राज्य की सरकार डिसीजन कर रही है। 2018 में जब हम भारत सरकार में मंत्री थे, शिक्षा विभाग के मंत्री थे, उस वक्त हमने शिक्षा सुधार आंदोलन चलाया था बिहार में। और आंदोलन चलाते हुए जो 25 सूत्री मांग हमने रखी थी, किसी के पास मीडिया के बंधुओं के पास पुरानी फाइल होगी, पर्चा उलट कर देखिएगा, जो जो मांग हमने उस समय रखी थी वही काम आज राज्य की सरकार कर रही है। का देवकुन, गो का देवकुन केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत है। हम जो भी भारत सरकार में रहते हुए किया जा सकता था हमने किया। स्थानीय सरकार की कुछ औपचारिकता नहीं हुई, जिसके चलते विद्यालय नहीं खुला है। कल औपचारिकता पूरी होगी, भारत सरकार को कुछ नहीं करना है, केंद्रीय विद्यालय वहां खुल जाएगा। यह काम किसने किया? उपेंद्र कुशवाहा ने किया। भाई और मित्रों, इतना ही नहीं, इसी जिला में ओबरा के पास से बेलपौथू होते हुए, मलहद होते हुए अरवल जहानाबाद जाने वाली जो सड़क है, उस सड़क में बभना के पास NH रोड यहाँ से शुरू होकर वहां तक जाए 100 से ज्यादा किलोमीटर हमने सैद्धांतिक स्वीकृति दिलवाई। DPR बनना था बिहार से, नहीं बना। महागठबंधन की सरकार, विश्वनाथ बाबू को, वीरेंद्र बाबू को थोड़ा बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन हुआ, उसके चलते काम आगे नहीं बढ़ा। सैद्धांतिक स्वीकृति आज भी मिली हुई है। उपेंद्र कुशवाहा को जो करना चाहिए था उपेंद्र कुशवाहा ने किया। आगे DPR बनेगा, वह भी NH रोड के रूप में परिवर्तित होगा। किसने किया इस काम को? हम पूछना चाहते हैं वैसे लोगों से। जो सड़क गया से आती है वो होते हुए दाऊदनगर तक और उसके आगे जाती है नासरीगंज होते हुए, विक्रमगंज, मलियाबाग होते हुए बक्सर से पटना तक जो सड़क है, उसमें भोजपुर एक जगह है, वहां मिलती है। उस रोड को NH बनाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया था सिर्फ दाऊदनगर तक, गया से चलकर दाऊदनगर तक, जो औरंगाबाद से पटना सड़क जाती है वहीं तक था। हमने उसको आगे बढ़ा करके वहां भोजपुर तक हम ले गए। यह काम किसने किया? जो लोग भी कहते हैं उनसे हम जवाब चाहते हैं। और उसके अतिरिक्त MP फंड वगैरह की बात तो छोड़ दीजिए, हमने CSR फंड से बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास बनाया, उनकी चर्चा करेंगे तो बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन जिन डालमिया नगर का मामला है, डेहरी ऑनसोन के बगल में डालमिया नगर इंडस्ट्रीज का हब हुआ करता था, वहां डालमिया नगर में फिर से कुछ बने, उद्योग लगे। हम जब मंत्री बने हमने पता किया, पुराना रेल का प्रस्ताव था एक रेल का कारखाना लगाने का। हमने अधिकारियों से बात की उस समय की प्रस्ताव है तो क्यों नहीं हो रहा है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि सर यहाँ जो पुरानी मशीन थी डालमिया नगर के समय का, उसका मलबा इतना पड़ा हुआ है कि जब तक हटेगा नहीं निर्माण का काम कैसे होगा। हमने कहा कि हटवाइए, हटवाते क्यों नहीं है? अधिकारियों ने कहा कि सर 100 करोड़ रुपया इसका दाम लगाया गया है, 100 करोड़ में कोई खरीदेगा तभी तो हम हटाएंगे, ऐसे कैसे हटा देंगे। हमने कहा कि हटवाइए, 100 करोड़ में बेचिए,
कहेंगे नहीं 100 करोड़ तो दाम लग गया, लेकिन लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है 100 करोड़। हमने कहा कि कोई रास्ता तो निकालिए। अधिकारी ने कहा कि रास्ता मेरे हाथ में नहीं है। अब रास्ता अगर निकालना है तो रेल मंत्रालय से रास्ता निकल पाए। रेल मंत्री जी से हमने बात की और वहाँ रेल मंत्रालय में रेल मंत्री जी की उपस्थिति में मीटिंग हुई, जिसमें जीएम ईसीआर हाजीपुर भी गए और डेढ़ जॉनसन के कई लोग गए। उसमें डेढ़ जॉनसन के भोला बाबू बैठे हुए, अजय जी बैठे, ये भी दर्शी हैं। हाजीपुर में जीएम के यहाँ मीटिंग हुई, उसमें भी लोग गए और वहाँ तय हुआ मंत्री जी के सामने कि फिर से इसका मूल्यांकन कराया जाए, अन्यथा कोई लेने वाला नहीं है तो कभी काम ही आगे नहीं बढ़ेगा। फिर से उसका मूल्यांकन हो, उसके लिए कमेटी बहाल हुई और जो कमेटी फिर से मूल्यांकन कर रही थी, हम उसके भी संपर्क में थे और देश भर में जो 4-5 लोग जो हमारे संपर्क में थे, जो उस तरह का स्क्रैप खरीदने वाले लोग थे, उनको भी हम संपर्क में हमने लिया और स्क्रैप खरीदने वालों को कहा कि आप खुद अपने लोगों को भिजवा करके एक आइडिया बताइए कि कितना में आप खरीद लीजिएगा। हम सरकारी कमेटी को उतना ही दाम लगाने के लिए कहेंगे कि उतना ही मूल्यांकन कीजिए। उन लोगों ने कहा कि सर 60 से 70 करोड़ तक अगर होगा तो हम ले लेंगे। हम जो सरकारी कमेटी के लोग मूल्यांकन कर रहे थे उसकी पीठ पर सवार हुए और हमने कहा कि किसी भी स्थिति में 70 करोड़ से दाम ज्यादा इसका मत लगाइएगा, नहीं तो फिर बात वही की वही रह जाएगी। 67 करोड़ उन लोगों ने पुनर्मूल्यांकन में दाम लगाया, फिर नीलामी हुई और तब कोई खरीदने वाला खरीद लिया। फिर उसको आदेश कहें, क्या चुनौती देख रहे हैं इस वक्त काराकाट में? भैया कोई चुनौती नहीं है काराकाट में, एक तरफा है। एनडीए गठबंधन के पक्ष में, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, नीतीश कुमार जी के पक्ष में, उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में, बिल्कुल एक तरफा है। कोई चुनौती जैसी बात है ही नहीं। क्या ऐसी नौबत आ गई कि आज सफाई देनी पड़ी आपको? कई अफवाह भी अब देखिए, विरोधियों का एक अस्त्र चुनाव में अफवाह फैलाना भी होता है। तो अफवाह जब लोग फैला रहे हैं तो उसका जवाब देना आवश्यक होता है ताकि उनका अफवाह असर न करे। तो इसलिए हमको बोलना पड़ता है। हमने कहा गलत लोग फैला रहे हैं मेरे बारे में, कुप्रचार कर रहे हैं, तो इसलिए हम तो गरज कर उनसे कह रहे हैं कि आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, कृपा करके अफवाह मत फैलाइए। एनडीए अलायंस में ही है, एक निर्दलीय प्रत्याशी है पवन सिंह, बीजेपी के नेता है, उसके बावजूद बीजेपी ने अब तक एक्शन नहीं लिया। आपका क्या इस पर है? बीजेपी क्या करेगी उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? बीजेपी क्या करेगी उसकी? एक मैसेज आ रहा है क्षेत्रों में आपके। अरे भैया, मैसेज जा रहा है, 1 जून को वोट होना है ना। आज के मैसेज से क्या फर्क पड़ना है? 1 जून को वोट होना है। आप देखिएगा, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी को शंका की नज़र से मत देखिए। बीजेपी की जो ड्यूटी है बीजेपी को करने दीजिए, उसके लिए चिंता कोई दूसरे लोग ना करें। आने वाले 5 साल के लिए क्या कुछ विजन है इस बार? आने वाले 5 साल के लिए जितने कार्यों की हमने चर्चा की, उसमें कुछ काम पाइपलाइन में है। अब फिर से उसको बोलेंगे, समय लगे। आप लोगों ने सुना है, उन तमाम काम को, डालमिया नगर वाला इशू हो, केंद्रीय विद्यालय वाला इशू हो, सिंचाई की बहुत सारी परियोजनाएं लंबित है, उसको आगे बढ़ाने का काम करना है। फिर कृषि उत्पादन पर आधारित कुछ उद्योग लगे ताकि किसानों को लाभ मिले, नौजवानों को रोजगार मिले। तो इस तरह का काम करना है आगे आने वाले दिनों में। बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। आप क्यों चिंता कर रहे हैं भाई बीजेपी के लिए? बीजेपी चिंता करेगी ना, उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? अभी अवधि है, तब तक कोई आपके प्रतिद्वंदी नहीं है। एक तरफा तो हम बता रहे हैं, एक तरफा है। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।